नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं 5 बजे की दमदार डिबेट शो ललकार, जिसमें आज हम फिर से बात करेंगे झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है और बयानों के चलते ही राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। असम के सीएम और बीजेपी सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से बयान देकर सुर्खियां बटोरने का काम किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। तो ये झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत जल्द बीजेपी की दुकान बंद होने वाली है। साथ ही मैया सम्मान योजना का जिक्र भी उन्होंने मंच से किया है। सुनिए। लड़ना तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी का लोग झंडा ढोने वाला भी नहीं मिलेगा। जिंदाबाद। आप ही लोग बताइए, यहाँ बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं, महिलाओं के खाता में 1000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा जी? जा रहा है ना? आप लोग को पसंद है योजना? और हमने संकल्प लिया है, आने वाला समय में फिर से हम लोग की सरकार बनेगी और 5 साल के अंदर हर गरीब और आप लोग के खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का जिंदाबाद। और अभी जब हमने 1000 रुपया खाते में देना शुरू किया, हमको लगता है 2-3 महीना का चला गया है ना जी? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे इन बेईमानों ने, ये भाजपा के लोगों ने आपके वोट खरीदने के लिए इन लोगों ने फिर से जुमला छोड़ दिया है और अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि 13 तारीख को वोट करो और 2100 रुपया पाओ। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने परिवारवाद का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, बीजेपी खुद परिवार से भरी पार्टी है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी ने झारखंड में टिकट दिया है, वो भी सुनिए। आपने अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया, आपने रघुवर दास की बहू को टिकट दिया, आपने चंपई सोरेन के बेटे को टिकट दिया। ऐसा कौन है जिसको आपने टिकट नहीं दिया? 33 टिकट आपने परिवार से संबंधित लोगों पर दिया और आप यहां के परिवारवाद की बात करिएगा। मेरा अपना मानना है, जो कोई व्यक्ति जनता के माध्यम से चुनकर आ जाता है, उस पर इस तरह का ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। जनता जिस पर मोहर अपने आशीर्वाद की लगा देती है, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आता है। परिवारवाद कहकर आप जनता का मनोबल, जनता के मताधिकार, जनता के मत का अपमान करते हैं। लेकिन क्योंकि आप परिवारवाद की बात करते हैं, तो ये 33 टिकट की असलियत बता दीजिए। आज 3 बड़े नेताओं के बयान हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। जो लगातार बीजेपी पिछले कई सालों से परिवारवाद को लेकर हमेशा हमला बोलती रही है, लेकिन आज क्या खुद बीजेपी इस परिवारवाद के जाल में फंसती हुई नजर आ रही है? क्या बीजेपी में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो परिवार से ताल्लुक रखते हैं, सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं? कई ऐसे चेहरे हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे। कई खास विषय आज रहेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय चौरसिया जी बीजेपी से ज्वाइन हुए हैं। अरविंदर सिंह जी हैं, जेएमएम से प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश यादव जी आरजेडी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वीणा देवी जी हैं, आजसू की प्रवक्ता हैं, वो भी फिलहाल इस वक्त हमारे साथ इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। मुझे उम्मीद है कि अगले आधे घंटे तक आप पूरा कॉपरेट करेंगे। खास तौर पर टेक्निकली जब बीच में कोई दिक्कत होती है तो उसको लेकर भी कॉपरेट करेंगे। मैं सबसे पहला सवाल विजय जी आप ही से उठाना चाहूंगा। विजय जी, आपने सुना हेमंत बिस्वा शर्मा को, उन्होंने किस तरह का ये बयान दिया है
ये महिला सम्मान को लेकर जो बातें उठ रही हैं किसी भी दल की तरफ से, क्या यही महिला सम्मान है और पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ महिला सम्मान के इर्द गिर्द घूम रहा है? माटी को लूटा, बेटी को लूटा, ये तमाम चीजें इस बयान में देखी गई, आपने भी देखी, मैंने दिखाया। क्या ये इस तरह की भाषा शैली ठीक है? राजनीतिक मंचों से अपने जो लोग हैं उन तक पहुंचाना, क्या ये भाषा शैली ठीक है? क्या इस तरह की भाषा के साथ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना सही है, या फिर राजनीतिक मुद्दे उठाने जरूरी हैं? आपको डेमोग्राफी बदलता है, झारखंड का राजनीतिक मुद्दा नहीं लगता है शीतल जी? आपको ये नहीं लगता कि कंधार से लेकर के कश्मीर तक हिंदू राजाओं का राज था? आपको पता है नहीं कि कश्मीर में भी कुछ इसी तरह के खेल शुरुआत हुए और कांग्रेस की सरकार थी और हिंदुओं को कैसे बेदखल किया गया, 370 का खेल खेला गया। आज वही खेल झारखंड में दोहराया जा रहा है। जमाई बस्तियां बसाई जा रही है, रोहिंग्या और बांग्लादेश मुसलमानों को, घुसपैठियों को यहाँ पर दामाद का दर्जा दिया जा रहा है। ऐसे में क्या भारतीय होने के नाते हमें कष्ट नहीं होना चाहिए शीतल जी? क्या ये राजनीति मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या इसी तरह से झारखंड को कश्मीर की तरह खोखला होते रहते देखना चाहिए? विजय जी, क्या ये सरकार की चुप्पी इस मुद्दे पे विजय जी, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जब बात जम्मू कश्मीर की आती है, आतंकवाद की आती है, तो केंद्र सरकार कहती है हम निपट लेंगे, राज्य सरकार को इसमें आने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से बातचीत की बात राज्य सरकार द्वारा उठाई गई थी पहले मैनिफेस्टो में, उसको भी कहा था कि ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, ये केंद्र सरकार के दायरे में है। तो क्या झारखंड का ये बहुत बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है? क्या केंद्र सरकार का नियंत्रण बिल्कुल भी इस मुद्दे को लेकर नहीं है? अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होता तो आज तक ये मुद्दा सॉल्व हो जाता कि ठीक है, अगर घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, तो हम उनकी घुसपैठ को बंद कर देंगे। ये तो केंद्र सरकार के दायरे में भी है, गृह मंत्रालय के दायरे में भी है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? अड़चने कहां पर आ रही है? शीतल जी, हमारा जो भारत का बाउंड्री है, हमारे देश का जो बाउंड्री है, वो कितना लंबा है और कितना दुर्गम है, ये आपको भी मालूम। बिल्कुल। कहीं नदियां हैं, कहीं खाई है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है। ऐसे में कुछ घुसपैठ तो होंगे ही। मैं आपको बता दूं, अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र में भी घुसपैठ होते हैं, लेकिन होता यह है कि उन घुसपैठियों को कान पकड़ करके बाहर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ विडंबना ये है कि हमारे ऊपर तो ये है कि सरकार, जो राज्य सरकार है, वो सेना पर ही सवाल उठा रही है। वो ये नहीं मान रही है कि घुसपैठ हुआ है। वो हलफनामा दायर करती है हाईकोर्ट में कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठ ही नहीं है। भैया, ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सम्मिलित कार्रवाई से ये समाप्त होगा, मैं ये मानता हूं। और इसीलिए हम कहते हैं कि घुसपैठ को अगर खत्म करना है, इन जमाई बस्तियों को खत्म करना है, तो डबल इंजन की सरकार चाहिए इस झारखंड में। यहाँ भी एनडीए की सरकार होगी और केंद्र में भी एनडीए की सरकार होगी, चीजें खत्म हो जाएगी। सेना पर सवाल उठाना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी भारतीय के लिए ये वाजिब प्रश्न नहीं है शीतल जी। ठीक है, ओके। अरविंदर जी, आप ही से जवाब लूंगा मैं। अरविंदर जी, जिस तरह से कैलाश जी कह रहे हैं, विजय जी कह रहे हैं, माफ कीजिए, विजय जी कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ये राज्य सरकार पर भी निर्भर है, राज्य सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल भी यह बर्दाश्त से बाहर है जो भी बांग्लादेश की घुसपैठ हो रही है। हम इस पर अक्सर बात करते हैं, आपने भी जिक्र किया है, लेकिन फिर लगातार ये मुद्दा उठते हुए नजर आ रहा है। हर मंच से बीजेपी का बड़ा नेता अपने इस चुनावी भाषण के जरिए लोगों के बीच रख रहा है, इसलिए हम भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो शीतल जी, अगर प्रधानमंत्री बोल के गए हैं कि आप, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो देखिए आप, कितने शर्म की बात है कि जो व्यक्ति 10 साल से इस देश का प्रधानमंत्री, 10 साल के बाद भी मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो खाली क्या अडानी और अंबानी सुरक्षित हैं इस देश में? यहाँ के आम जनता सुरक्षित नहीं है। तो 10 साल से वो कर क्या रहे हैं जो इतना बेटियों पे इतनी लाचारी है? मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं, नल की टोटियां खोल ली जा रही हैं। क्या चल रहा है? क्या वो किसके लिए प्रधानमंत्री, क्या देख रहे हैं वो देश? गृह मंत्री आके बोलते हैं, जिसके अंदर पूरे सारे, मतलब होम मिनिस्ट्री जिसको सुरक्षा करनी है, वो बोल रहे हैं बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो आप हट जाओ। कहते हैं ना कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ, तुम्हारा कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है।
लेकिन अरविंदर जी, बात तो ये भी है ना कि जब बेटियों की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो इसमें तेरा मेरा आप मैं केंद्र राज्य नहीं होना चाहिए सर। तो कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किसने किया क्या? हमने तो कभी नहीं बलात्कार को डिवाइड किया कि नहीं ट्राइबल का बलात्कार हो रहा है, झारखंड में जो बलात्कार है वही बलात्कार है, यूपी में जो बलात्कार हो रहा है वो तो औरतों के माला पहनाई जा रही है, वहां पर बलात्कार को बलात्कार नहीं माना जाता जहां बीजेपी रूल स्टेट है। हर घंटे 51 केस 2022 की रिपोर्ट है एनसीआरबी के। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो नॉन बायोलॉजिकल पापा है और 56 इंच का सीना है जिनका, 2022 के बाद डेटा देने से डर रहे हैं कि औरतों पे कितना जुल्म हो रहा है पूरे देश में। 2022 के बाद एनसीआरबी ने डेटा पब्लिक नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्या बताने के लिए नहीं किया? और जो भी डेटा है उसमें यूपी सबसे ऊपर है, तो वहां पर तो योगी जी हैं, इसलिए बोल नहीं सकते इनको। देखिए, मैं कभी नहीं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, मैं आज आपके चैनल से फिर खुल के बोलता हूं, एक भी विदेशी जो बिना गलत पेपर के हमारे देश में आया, हमारी रिसोर्सेज पे अगर कोई यूज कर रहा है, हमारे लोगों का हक मार रहा है, उसे बाहर होना चाहिए। बट इसको मुसलमान और हिंदू में मत कीजिए। देश खाली हिंदुओं का नहीं है। आप देख रहे हैं कि अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बाद में सिख भी अरविंदर होगा, जी, बाद में क्रिश्चियन भी होगा। इसमें तो ये भी जिक्र किया जाता है, ये सौदागर बात ऐसे सिर्फ हैं बांग्लादेशी कि मुसलमानों की हो रही है, जो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। तो मैं रोहित शीतल जी बार बार बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री कुछ भी बोल दे माइक से, अमित शाह कुछ भी बोल दे माइक से, पर हाई कोर्ट में जो उनके डिपार्टमेंट ने शपथ पत्र दिया उसको मानिएगा कि जो प्रधानमंत्री मुंह से बोल रहे हैं वो मानिएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है अरविंदर जी कि आधिकारिक तौर पर कुछ और है और जुबान पर कुछ और है। हाँ, जुबान पे सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। पहले झूठे वादे बड़े कर, पद फिर पे रहकर अपनी लाचारी लिख। इतने बड़े पद पे रहकर ये सब पॉसिबल है, मुमकिन है कि प्रधानमंत्री आकर कोई झूठ बोलकर चले जाए? शीतल जी, आप जूम पे हो ना, मुझे 1 मिनट के लिए जूम के लिए स्क्रीन शेयर करने दो, मैं आपको तुरंत दिखाता हूं वो पीडीएफ जिसमें हलफनामा, अगर आप बोलोगे मैं आपके स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, मुझे खाली अगर आप शेयर करने की इजाजत दे दीजिए। बिल्कुल दे देंगे आपको, आप दिखाइए। हाँ, आप 1 मिनट, मैं इसको स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, है ना? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मैं तब तक जवाब ले लूं विजय जी से। हाँ, आप जवाब ले लीजिए, मैं विजय जी जवाब दीजिए, फिर मैं बिल्कुल फिर अरविंदर जी आपके पास आता हूं। विजय जी देखिए किस तरह से अरविंदर जी कह रहे हैं कि हमारे पास है एफिडेविट है जिस पे लिखा हुआ है, आधिकारिक तौर पर आंकड़े कुछ और हैं, बयान कुछ और हैं, लेकिन जुबान पर कुछ और है। क्या वाकई में प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, वो चुनावी मंचों से सिर्फ सियासी फायदे के लिए बातें कर रहे हैं? जेएमएम ये कह रही है। शीतल जी, इनका नजरिया जैसा इनका दिल में होगा वैसा नजरिया होगा। ये सियासी फायदा देख रहे हैं, सियासी फायदा इनको समझ में नहीं आ रहा। आपके चैनल के माध्यम से, आपके जैसे और बहुत सारे टीवी चैनलों के माध्यम से जमाई बस्तियों को स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। ये दिखाया गया है कि कौशल्या मंझाइन नाम है वहां की मुखिया का, और उसके पति का नाम मंसूर मियां है। ऐसे असंख्य नाम है, और ये नकारते हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है। ये हिंदू और मुसलमान ये कर रहे हैं, क्या बांग्लादेश से हिंदू घुसपैठ कर रहे हैं? शर्म नहीं आती है देवल साहब को? अरे भाई, किसी का प्रवक्ता बन गए हैं तो चीजों को झुठलाइए नहीं। देश प्रथम है देवल साहब, उसके बाद हम और आप हैं। आप सेना पर सवाल उठाते हैं कि सेना कैसे घुसपैठ होने दिया। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश का पूरा बाउंड्री बड़ा दुश्वार है, कहीं नली है, कहीं नाला है, कहीं पहाड़ है, कहीं झंझट है। ये सेना है तभी हम और आप है। 2014 से लेकर 2019 तक आपकी केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार रही, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये मानते हैं आप? डबल इंजन की सरकार रही। नंगानाच हुआ था शीतल जी? पहले बताइए ना, क्या कोई जमाई बस्ती आप दिखा पाए थे क्या? तो क्या सिर्फ घुसपैठ पिछले 5 सालों में बढ़ी है? क्या घुसपैठ सिर्फ पिछले 5 सालों में बढ़ी है? भयंकर रूप से बढ़ी है। और शीतल जी, घुसपैठ तो हो गई, चलो मैं मान लेता हूं। उस घुसपैठियों को आधार कार्ड देना, उस घुसपैठियों को वोटर कार्ड बना देना, उसका बिजली बिल बना देना, उसको जमीनें लूटने की छूट देना, उसको आदिवासी ज्योतियों से शादी करने का छूट देना, आखिर सरकार है कि क्या है? इनके महकमे क्या करते हैं?
सर जो असम ये में केंद्र सरकार को आए बता नहीं सकता कि बांग्लादेशी इतने हैं, इतने घुसपैठ हुए, इनको बाहर किया जाए, इसको डिडक्ट किया जाए। सर क्या असम इनका में ये आए ड्यूटी जो नहीं, इनका ये बांग्लादेशी फर्ज हैं नहीं क्या वो ये घुसपैठी नहीं भारतीय है नहीं विजय है। जी? असम में आए बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, घुसपैठी नहीं है जो बिल्कुल है, 24 बिल्कुल है। मार्च क्या 1971 के क्या बाद वहां असम में सरकार एंटर हुए हैं। क्या वहां सरकार कुछ करते हुए नजर नहीं आती बांग्लादेशी आपको? घुसपैठिए हैं और उन्हें जितना जल्दी निकाले जाने का यहां पर बात भी हुई है कोर्ट की तरफ से। ये आप मानते नहीं? मेरे पास आंकड़ा है, मेरे पास पूरा लिखा हुआ है कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। मैं उसी बात को कह रहा हूं शीतल जी, मैं उसी बात को कह रहा हूं। क्या असम सरकार एडमिट करती है या नहीं करती है कि घुसपैठ हुआ है? एडमिट करती है ना? एडमिट करती है ना असम सरकार? सर काम क्या किया अभी तक, ये भी तो बताइए ना। अभी तक घुसपैठियों को ऐसे भगाने नहीं के लिए काम क्या किया। उसके आधार कार्ड बंद हो रहे हैं, उसके वोटर कार्ड निरस्त हो रहे हैं, कैसे काम नहीं किया? लेकिन झारखंड सरकार में तो विडंबना ये है, ये एडमिट ही नहीं करते। इनको ये मानने के लिए तैयार नहीं कि घुसपैठ हुआ या नहीं हुआ। यहाँ तो ये खेला है। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे एडमिट तो करो। ठीक है, ओके ओके कैलाश जी, एडमिट तो करो। ओके ओके कैलाश जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। कैलाश जी आप भी सरकार का हिस्सा हैं और फिर इन चुनाव में आगे सहयोगी हैं, और क्या कहना रहेगा जिस तरह से विजय जी कह रहे हैं कि ये मान नहीं रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है? आपकी सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठ आ गए हैं, आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, लड़कियों से बेटियों से शादी कर ली है और वहां पर कन्वर्ट किया जा रहा है। ये आदिवासियों के लिए और झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। लेकिन इनका कहना है कि राज्य सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं। क्या वाकई में घुसपैठ नहीं हुई है? हाईकोर्ट ने जब वहां के डीएम्स को निर्देश दिए थे कि जल्दी से आप आंकड़ा यहां पर लाइए, आंकड़ा दिखाइए, और जो डीएम्स हैं उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिखाया। एक डीएम की तरफ से वहां पर 2 घुसपैठ बताया गया है। क्या वाकई में 2 या 3 ही घुसपैठ हुई है? घुसपैठ हुई है या नहीं हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देश में बचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही पैमाना है कि फूट डालो, राज करो, तुष्टीकरण करो, ध्रुवीकरण करो। झारखंड को बदनाम करने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इनके हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, लेकिन इतना बड़ा झूठी बात बोलकर यहाँ गए जिसे जनता थू थू करी है। जनता ने उनके सारे सवालों को खारिज किया। इनको पता नहीं है, देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम देश ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ताकतवर 56 इनका कलेजा लेकर घूमते हैं। अरे बंधु, 11 साल तीसरी बार आप प्रधानमंत्री देश में आए हैं और आपके देख रेख में अगर किसी राज्य में घुसपैठी घुस रहे हैं तो ये आपके लिए एकदम शर्म की बात है। ये बिल्कुल भारत सरकार का फेल्यूर है, नेग्लिजेंसी है। अब तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कैलाश जी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है और ये केंद्र सरकार की नाकामी है। शंकर महोदय, शीतल जी सुनिए जी, ये बिल्कुल अपना आप नेग्लिजेंसी को जग जाहिर कर रहे हैं और आप अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ के बड़ी बड़ी बातें, और हिमंता बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के एडॉप्टेड लीडर हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ आके डेमोग्राफी और जो कि घुसपैठी की बात कर रहे हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 11 वर्ष में 18 जगह करीब इनका जो है कि राज चल रहा है। कितने राज्यों में यूसीसी और एनआरसी लागू किया है, इनको बताना चाहिए। ये थोथी दलील देके लोगों को बेवकूफ बनाने से वोट नहीं मिलेगा। जनता को यहाँ पर रोटी, कपड़ा और मकान मिल रहा है। जनता यहाँ सुख शांति में चल रही है। जनता बहुत मुश्किल से 25 साल में अभी जो है कि कूलिंग जो है कि व्यवस्था में चल रही है। लोग, किसान खुशहाल हैं, यहाँ के युवा खुशहाल है, यहाँ के मजदूर खुशहाल है, यहाँ का माइन मिनरल्स बचा हुआ है। नहीं तो ये लोग तो जल जंगल जमीन लूट के बांग्लादेश भेज देते, श्रीलंका में। बिजली का पानी यहाँ से लेंगे, बिजली के लिए जमीन यहाँ से लेंगे, बिजली के लिए मजदूर यहाँ से लेंगे, अब बिजली भेजेंगे बांग्लादेश में। ये लोग क्या बात करेंगे? ठीक है, इनको राज्य की जनता ने खदेड़ दिया है और इनको कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ये जो है कि प्लांटेड तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, जो कि किसी को ऐसा पसंद नहीं है। यहाँ लोग जो है कि लाभार्थी योजना से परिपूर्ण है और आगे भी जो हम लोग कुछ कमी किया उसको पूर्ण करने के लिए आने वाले दूसरी पारी में जो हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, उसमें हम लोग देखिएगा कि कितना बड़ा हम लोग जो ये जाल बिछाने का काम कर रहे हैं। कामगार देश का पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है इतिहास के पन्नों में आज, जो कि सबसे लोकप्रिय और सबसे लाभार्थी जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला चीफ मिनिस्टर है। महागठबंधन का ये मिसाल है। महागठबंधन का जो है कि ये आपको क्या बोलते हैं,
जो प्रारूप है, जो यहाँ की जनता और देश की जनता देख रही है। ठीक है, ओके। बीजेपी तो विजय जी लौटूंगा आपके पास, पहले कर रही है। आपकी सहयोगी से भी जवाब लूंगा, काफी देर से बैठी हुई है वीना जी। आऊंगा आपका, विजय जी आऊंगा। क्या सहयोगी जवाब लीजिएगा, और आपको सुनना चाहिए, मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ। सर लौटूंगा ना आपके पास, जवाब लेके तुरंत आपके पास फिर से लौटूंगा। ठीक है ना, समय थोड़ा कम है। वीना जी 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 वीना जी, तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं और ये तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप इस तरह से कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं ताकि एक तरफा वोट आपको मिले और आपकी सरकार बने, ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हिम्मत बिस्वा सरमा झारखंड के अंदर कह रहे हैं कि जो घुसपैठ हो रही है, हमारी सरकार बनेगी तो लात मार के हम घुसपैठियों को भगाएंगे। असम में भी घुसपैठियों का मामला है, क्या असम में भी लात मार के भगाए गए हैं? मैं बीजेपी से भी यही सवाल पूछूंगा, पहले आपसे जवाब। मैं तो सुन ही नहीं पाई, एक बार रिपीट कर दीजिएगा शीतल जी, लास्ट लाइन मैंने सुन नहीं पाई। वीना जी, असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि झारखंड में हमारी सरकार बनेगी तो लात मार के सभी बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा। क्या असम के अंदर भी लात मार के बांग्लादेशियों को भगाया गया है या नहीं? देखिए, जहाँ पर घुसपैठियों की बात है, अगर वैसा कुछ है, हो रहा है, तो इस पे सभी पार्टी को एक मंच पे आकर इन चीजों का विरोध करना चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा का बात जहाँ हो वहाँ विरोध करना चाहिए। जहाँ तक अरविंदर जी का है और कैलाश जी का आ रहे थे, तभी से मैं उनको सुन रही थी बड़े ध्यान से कि ये लोग जब चुनाव आता है तब सियासी खेलने के लिए ये सब बातें करते हैं। तो आप 5 साल रहे हैं, तो क्या 5 साल आपकी नजरों में झारखंड नहीं रहा? क्या आपने झारखंड को एब्जॉर्ब नहीं किया? क्या झारखंड को आपने देखने का प्रयास नहीं किया? अगर आपने प्रयास किया और अगर आपकी आत्मा कहती है कि वहां पे घुसपैठ हुआ है, तो आपने केंद्र से सहयोग मांगा। आप केंद्र पे बार बार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र का काम है, केंद्र का काम है। कैलाश जी, मैं आपका बात जरूर सुनूंगी, मैंने सबकी बातें सुनी है, मेरी बातें सुन लीजिए आप। तो आप मुझे बताएं कि क्या आपने कभी केंद्र से कुछ सहयोग मांगा? अभी ये भूल गए हैं, इनको खाली बस एक बार छेड़ देने की आवश्यकता है धर्म की राजनीति पे। ये 24 घंटे बोलेंगे, थकेंगे नहीं, लेकिन अगर इन्हें एक बार विकास के नाम पे ले आइए तो ये 2 मिनट में इनका सब ताला बंद हो जाता है, क्योंकि इन्होंने विकास किया नहीं है और शुरू से धर्म की राजनीति कर करके राज्यों को बांटते रहे। यहाँ का विकास कोर्ट ने तो इसकी सच्चाई जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का भी निर्देश दिए थे। क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, चाहे वो केंद्र सरकार की पहल हो या राज्य सरकार की पहल हो? लोहरदगा जैसी आदिवासी सीट जो है हमारी, जिस आदिवासी सीट पे आदिवासी पर इनको हमेशा मैं बोलते हुए सुना है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वो लोहरदगा वित्त मंत्री का क्षेत्र रहा है ना। आप वहां बता दीजिए मुझे कौन सी बड़ी बड़ी योजना इन्होंने उतारा? एक योजना सही नहीं है, कुछ भी नहीं है। शीतल जी, आप जाएंगे वहां के लोगों को पानी नसीब नहीं है। ये बोलते हैं ना अबुआ आवास का नामो निशान नहीं है वहाँ। मैया सम्मान योजना पे भी वहाँ पे धरातल पे नहीं उतार पाए। जब आपके राज्य के वित्त मंत्री जी का, मैडम अविना जी, आपके सहयोगी दल तो कह रहे हैं केंद्र सरकार पर है कि हमारी योजनाएं धरातल पर पहुंच रही है, तो मतलब केंद्र सरकार की योजनाएं भी नहीं पहुंच रही हैं। हर घर नल योजना, पीएम आवास योजना, ये योजनाएं झारखंड में नहीं जा रही हैं। तो इसको पूरा कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? इस पे घोटाला किसने किया? केंद्र ने क्या राशि नहीं दी आपको? केंद्र ने आपको राशि दी ना, उस राशि का आपने क्या किया? आपने हिसाब दिया? अभी आप ये बोलेंगे ना कि 1,36,00,000 करोड़ रुपए मुझे केंद्र से मंगा दीजिए, मैं सब कर लूंगा। तो भाई आपने 5 साल में वो राशि क्यों मांगी? 5 साल में आप भी चैनल चला रहे हैं, आप भी न्यूज हर बार टेलीकास्ट करते हैं। आपने कभी सुना क्या कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा गया या कोई डेलीगेशन मिलने के लिए गया? कोई एक कोशिश मुझे बता दीजिए शीतल जी कि आप ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए केंद्र नहीं है ना, आपको तो केंद्र दिया था नल जल योजना को पूरा करने के लिए राशि। पिछले 5 सालों में ही बदहाल ही हुई है। ज्यादातर सरकार आपकी और आपकी सहयोगी की रही है, 16 साल लगभग, अगर मैं गलत ना हूँ, 24 सालों में से। नहीं, 14 साल रही बीजेपी की, 14 से 15 साल प्रेसिडेंट रूल भी रहा है, बाकियों की सरकारें तो ज्यादातर तो सरकार आप ही की रही ना मैडम। तो मान लीजिए ज्यादातर सरकार रही, तो क्या हमने पिछले बार में कोई काम नहीं किया? बदहाल स्थिति तो कभी नहीं रही है। हमारी सरकार जब आई है ना, हमने गरीबों के थाली से रोटी छीनने का काम नहीं किया, और जब इनकी सरकार आई है गरीबों की थाली से रोटी छीनने का काम किया। कैसे किया ये भी बता देती हूँ। जब ये आते हैं बालू का दाम महंगा हो जाता है, बालू जैसे ही महंगा होता है हर सेक्टर आपका प्रभावित होता है। जो नहीं पढ़े लिखे लोग है ना, उनके हाथ से भी ये लोग रोजगार छीन लेते हैं। तो आप बताइए कि जब आपकी सरकार आती है तब बालू ही क्यों महंगा हो जाता है?
आपको मैया समान योजना, इनके पास अभी बात करेंगे, अरविंदर जी बोलेंगे, जरूर बोलेंगे मैडम मेरे पास 108 योजना है, लेकिन उस 108 योजना में से 8 योजना भी बता दे जो एकदम सक्सेसफुल रहा। इनका एक योजना था राशन कार्ड से पेट्रोल देने वाली योजना, कहाँ गई योजना, कहाँ से? गुरु जी एटीएम कार्ड, इतने सम्माननीय व्यक्ति हैं झारखंड राज्य अलग करने के लिए, सभी लोग आदरणीय मानते हैं, उनके नाम से एक योजना इन्होंने लॉन्च किया, एटीएम कार्ड, गुरु जी एटीएम कार्ड, कहाँ गई योजना? बात करने लगेंगे सिर्फ धर्म की राजनीति पे। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। कैलाश जी आप जवाब दीजिएगा। आता हूँ विजय जी। हाँ जी जी, छोटा सा जवाब कैलाश जी, छोटा सा जवाब। हेमंत सोरेन की सरकार जो है 25 साल में 25 वर्षों में लगभग 17 वर्ष बीजेपी और आजसू ने शासन किया है, और बीजेपी और आजसू का लूट खंड को बचाने के लिए जनता ने हेमंत सोरेन की लोकप्रिय सरकार को बनाया, महागठबंधन का नेतृत्व में। ये कह रहे कि इन्होंने चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को। आपको पता नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा कि आप जो है कि पैसा दीजिए, 1,36,000 करोड़ रुपया जो है, 1,36,000 करोड़ रुपया जो है, आप जो है कि पैसा राज्य को दीजिए और बाकायदा ब्याज के साथ में दीजिए। लेकिन ये केंद्र की बेशरम सरकार यहाँ के गरीबों को, यहाँ के लोगों का पैसा खाकर बैठी है और यहाँ पर आके झूठा सपना, झूठी धोती दलील देने का काम कर रही है। इसका हम लोग पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। मैया समान योजना मिल रहा है सब महिलाओं को, इनको आंख लग रहा है, इनको पच नहीं रहा है। ये लोग गोगो दीदी योजना का फर्जी बात कर रहे हैं। अरे आप आइएगा तब ना गोगो और बोगो लाइएगा, यहाँ तो 2500 रुपया अगले महीने से होने जा रहा है। तो आप लोग जो है कि लाभार्थी योजना का प्रशंसा कीजिए, आप करें, एक भी योजना बता दीजिए। पूरा बिजली माफ कर दिया झारखंड सरकार, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, किसानों का 2 लाख रुपया ऋण माफ कर दिया। क्या बात करते हैं? विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को जो है कि पूरा निःशुल्क सरकार खर्च उठा रही है। हर महीने, हर सप्ताह में जो है नियुक्ति पत्र बांटा। मजाक बना दिए आप लोग। जनता आप लोग के सामने बिकने वाली नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा, जनता उसको भी खदेड़ने का काम करेगी। हम आपको बताना चाह रहे हैं, बीजेपी का एक ही मकसद है कि जल जंगल जमीन लूटो, यहाँ खनिज संपदा राज है, माइंस मिनरल्स को किसी तरह लो, अडानी अंबानी को दो, और अमेरिका और अफ्रीका और श्रीलंका में लोग बेचने का काम करेंगे। ठीक है, पूंजीपतियों के खेलने वाली हाथ में सरकार को काफी देर से विजय जी मुंह लौटाने वाले हैं और इनको बेनकाब करने का काम करेगा। आप चुनाव में देख लीजिए। विजय जी सुना आपने, बेनकाब करने का काम। भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर बात बोलता है, भ्रष्टाचार पर मधु कोड़ा करते हैं देश के प्रधानमंत्री। सुन लिया जाए कैलाश जी, इनको बोलने के लिए कुछ पता नहीं हुआ। बीना जी ने कहा भ्रष्टाचार के बाद उठाए, ठीक केंद्र सरकार को देशी नहीं पूरा अंतर्राष्ट्रीय सुनने नहीं करेगा ना। मेन तो दिक्कत इनके साथ है, बना दिया। देश की वित्त मंत्री के पति ने क्या बोला? अरे सुन तो भाई, हमारी पत्नी मेरे मंत्री है, झारखंड अपनी लाश में बनाने वाले व्यक्ति, जरा सुन तो लो। अरे सुन तो लो भाई। कैलाश जी सुनिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए, बनाने वाले व्यक्ति, जरा सुन तो लो। बड़ी झारखंड की चिंता है ना, 4 सीटें ना मिली सहयोगी की, अब पूरा झारखंड बदलने चले। अरे बेहालों का सरकार है ये शीतल जी। ये अपना चुनावी हलफनामा जब सही से नहीं लिख पाते, ये क्या केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे और क्या कहेंगे, इनको कुछ आता ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री अपने मुख्यकाल में खनन का पट्टा कर चुकी है, जनता इसको नकार चुकी है, और आने वाला 23 तारीख को पता चल जाएगा। मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी आरजेडी और दासू, आरजेडी और राजद और कांग्रेस वालों को। ठीक है, छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कैलाश यादव जी। ठीक है, फुल में लाइए मत, 23 तारीख का इंतजार कर लीजिए। कैलाश जी आप रुकिए थोड़ा सा, कैलाश जी आप रुकिए, आपको मैं समय दे दूंगा। ऐसे नहीं करना चाहिए ना डिबेट में, बीच में नहीं करना चाहिए। विजय जी आप टाइम लीजिए। विजय जी मेरा भी सवाल था, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा भेज रही है, योजनाओं का पैसा जा रहा है, लेकिन योजनाओं का काम वहां पर पूरा नहीं हो रहा है। हालांकि आप कहते हैं कि पीएम आवास योजना हर किसी को मिलती है, हर घर नल योजना के तहत पानी दिया जा रहा है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि झारखंड में ये चीजें नहीं हुई है। तो क्या इसमें केंद्र सरकार की कोई गड़बड़ है, कोई कमी है, या आप फंडिंग कर रहे हैं, राज्य सरकार इसको नहीं कर पा रही है? राज्य सरकार कह रही है कि हमें फंड ही नहीं मिल रहा है। खुद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने यह बयान दिया था मंच पर। ये आरोप आप पे कहीं और किसी और राज्यों में भी लग रहे हैं जहां पर बीजेपी नहीं है। मैं बता रहा हूं शीतल जी, इन्हें जानकारी की कमी है, अध्ययन की कमी है। 4.5 लाख करोड़ रुपया अभी केंद्र सरकार इन लोगों को दी है 10 वर्षों में।
और जल नल की बात जब आप कर रहे हैं, जल नल में देख लें 11,000 करोड़ रुपए आए हैं केंद्र सरकार से, ये खर्च नहीं कर पाए। 6.25 लाख करोड़ ही खर्च कर पाए हैं, ये 6.5 करोड़ ही, सॉरी 11,000 करोड़ में 6.25 करोड़ खर्च कर पाए, और वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। कैलाश जी थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, कितने पैसे आए और कितने खर्च कर पाए आप तो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और खर्च क्या करेंगे आप? सुन लीजिए मैंने आपकी बात सुनी है। नहीं कैलाश जी बीच में इजाजत नहीं है बोलने जवाब दे लेंगे, पर सुनिए। कैलाश जी बीच में इजाजत नहीं है बोलने की। सुन लीजिए सर 2 पहले, मिनट रुकिए। देखिए अरविंदर जी काफी देर से बैठे हैं, धैर्य से बैठे हैं, आप रुके 2 झूठ बोले की इजाजत जिसके मुख्यमंत्री जी, जिसके मुख्यमंत्री अपनी उम्मीदवारी का हलफनामा सही से ना भर पाए, जो अपनी उम्र ना लिख पाए, ऐसी सरकार से यहाँ की जनता को कोई आशा नहीं है शीतल जी। बस पारी समाप्त हुई इस राजा रानी के। और इसके जो बाराती बने हैं ना, ये आरजेडी और कांग्रेस वाले, इसके सभी के नकाब हट गए हैं। ये भ्रष्टाचार की सरकार का सुरजास इस छठ मैया के आशीर्वाद से हो चुका है। अब 23 तारीख को नया सूर्योदय होगा इस झारखंड में। एनडीए की सरकार बनेगी, ना घुसपैठ रहेगा, ना भ्रष्टाचार रहेगा, और ना ही तुष्टीकरण रहेगी, और ना जुआओं की जान जाएगी नौकरी की चाह में। ये जुआओं को कफन बांटा है, इन्होंने नौकरियां नहीं बांटी। 21 घरों के दिए इन्होंने इस दीपावली में बुझा दिए। ये आरजेडी की सरकार सही में कह रही थी कि हमारी लाश में झारखंड मिलेगा, और इन्होंने उसको दोहरा दिया है। ये क्या बात करेंगे, इनसे मैं क्या बात करूं? हमारे सब प्रवक्ता नहीं बर्दाश्त कर सकता। ठीक है अरविंदर जी, आपसे अब जवाब लूंगा। आप काफी देर से बैठे हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय जी कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है, जो बाराती हैं अब वक्त आ चुका है समेटने का, अब एनडीए की सरकार बनेगी। क्या वाकई में अभी जो बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, या बीजेपी के सहयोगी दल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो इस वक्त इस वर्तमान सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? ये भानुमति का कुनबा है, 8-8, 9 मुख्यमंत्रियों को उतार के चाह रहे हैं कि झारखंड के लोगों को बरगला लिया जाएगा, और द्वेष जहर घोल के उनके वोट्स ले ली जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं एलिस इन वंडरलैंड में रह रहे हैं। ये इन्होंने कुछ समय पहले गिनवाए 4-5 नाम मुखियाओं के कि उनके मुस्लिम हस्बैंड्स हैं। तो क्या मुस्लिम होना, बांग्लादेशी होना एक ही चीज है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनके कहीं किसी जांच में आया कि वो बांग्लादेशी थे? तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी ने मुस्लिम से शादी की तो वो बांग्लादेशी है? रामलाल जी आरएसएस के बहुत बड़े पोस्ट होल्डर है, उनके पीजी की शादी मुस्लिम से हुई। शहनवाज हुसैन की शादी आरएसएस के बहुत बड़े नेता के यहाँ से हुई। मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो आरएसएस के बहुत बड़े नेता के दामाद हैं। तो ये सब तो उनको तो आज तक निकाला नहीं भारत से। तो ये झारखंड में ऐसा क्या हो गया? और इस देश में शीतल जी आप तो पढ़े लिखे हैं, चौरसिया जी भी पढ़े लिखे हुए हैं, मुझे वो कानून बता दीजिए जहां पर लिखा गया है कि शादी करने से पहले लड़का लड़की को, एडल्ट जो 21 साल से ऊपर है या 18 साल से ऊपर लड़की है, उसको डीसीसी परमिशन लेनी होती है, या बीजेपी के जिला अध्यक्ष या बीजेपी के मंडल और मंडल अध्यक्ष से परमिशन लेनी होगी कि मैं शादी कर लूं, इंटरफेथ मैरिज कर लूं, या कोई मोदी जी ने कोई नया कानून लाया है, अमित शाह ने कोई नया कानून लाया है। तो देखिए ये सब नहीं, लेकिन अरविंदर जी इसमें क्या कोई फर्क नहीं है? घुसपैठ करके जबरन तरीके से शादी करना, इसमें फर्क तो करना चाहिए थोड़ा सा, अगर घुसपैठ हो रही है। नहीं तो अच्छा प्रूफ कर दीजिए ना। इन्होंने जो 4 नाम लिए, जबरन शादी हुई तो औरत आके सामने बोलेगी ना कि मेरी जबरन शादी हुई है। कौन प्रूफ करेगा कि जब, मतलब बीजेपी सर्टिफिकेट देगी कि शादी जबरन हुई है, और बीजेपी सर्टिफिकेट देगी, किसने प्रूफ किया कि वो बांग्लादेशी है? आप मुझे सबसे पहले, मुझे तो इस पे है, मैं तो बोल रहा हूँ, चलिए हम लोग साथ मिलकर बांग्लादेशी को उठाते हैं। तो उनके एफिडेविट में, सेंटर के एफिडेविट में है कि स्टेट गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स बनाया हुआ है चिन्हित करने के लिए ऐसे लोगों को जो बिना पेपर के रह रहे हैं, उनको निकालने के लिए। पॉइंट नंबर 43 उसी का मैं आपको दिखाना चाहता, आप लोग तो देखना नहीं चाहते हैं एफिडेविट। नहीं सर, मैंने आपको समझ दिया था सर। नहीं अरविंदर जी, मैंने समझ दिया था आपको। अगर आपके पास है तो दिखा दीजिए। तो मैंने दिखाया, मेरे लिए चारों गेस्ट आप एक समान है। मैं शीतल जी एक काम करूंगा, आप मुझे अपना व्हाट्सएप पे मुझे हाय भेज दीजिए, मैं आपको पूरा पीडीएफ भेज देता हूं, आप पढ़ के फिर बैठिए, आप ही बोलिएगा, फिर मैं दिखाऊंगा तो ये बोलेंगे नहीं गलत डॉक्यूमेंट। नहीं, मैं कर देता हूं। अरे एक चलते चलते कुछ लाइनें
चलते चलते मैं कुछ लाइनें बोल देता हूं कि महेंद्र प्रताप चांद एक बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने देखिए जो बीजेपी आज कर रही है उनके बारे में जो लिखा था, मैं उसके बता, गैरों को इल्जाम न दे, अपनों की धूर्तता लिख, सोच जो हल्की है पर गजलें भारी लिख, ऐब ना गिनवा औरों के, अपनी कारगुजारी लिख, पहले झूठे वादे कर फिर अपनी लाचारी लिख, चाहे हकीकत कुछ भी हो, अपना पलड़ा भारी लिख। ये बीजेपी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विजय जी, एक और मुद्दा है बांग्लादेश का, घुसपैठ का मुद्दा। मुझे जाना है कि आई एम टेकिंग अ लीव। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, तो आप जा सकते हैं अरविंदर जी। अरविंदर जी ठीक है, अभी हैं कैलाश जी हैं विपक्ष के रूप में, आप अभी डिबेट छोड़कर गए हैं। विजय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक और मुद्दा है, लगातार ईडी की रेड हो रही है, सीबीआई की रेड हो रही है, और झारखंड की सरकार में बैठे हुए लोग या फिर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमें प्रताड़ित करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं, चुनाव में प्रभावित करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। और सुप्रिया भट्टाचार्य ने भी ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि क्यों आखिर चुनाव के नजदीक ही ये रेड्स हो रही हैं। तो अगर रेड्स हो रही हैं विजय जी, तो निकलकर क्या सामने आ रहा है? तरह की कार्रवाई होती है ईडी या सीबीआई जैसी स्वास्थ्य संस्थाओं के द्वारा, तो घबराहट किसमें होती है कि ईमानदार सिविलियन में या एक चोर सिविलियन? किसमें घबराहट होती है? चोरों में घबराहट होगी ना। ये क्यों इतनी घबराहट में? नोटों के पहाड़ कहां निकल रहे हैं? क्या वो झूठ था? क्या वो झूठे थे? क्या है घबराहट है भाई? जब आप सही हो, ये है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के नजदीक ही ईडी की रेड क्यों होती है? रेड्स का जो सिलसिला है वो क्यों तेज किया जाता है? इन संस्थाओं की कार्रवाई 2 सालों से चलती आ रही है और ये चलती रहेंगी। इसमें ना केंद्र सरकार का कुछ है और ना राज्य सरकार का कुछ है। वो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, अपने तरीके से अपनी सुविधा से वो कार्य करती है। बात यह है कि जब इनके मंत्री, कद्दावर मंत्री जो सेकंड लेवल के मंत्री है वो अंदर में है अभी, इससे पता चलता है ना कितनी ईमानदार सरकार इनकी चल रही है, कितनी ईमानदारी है इनके जो राज्यसभा के सांसद थे धीरज साहू, आपने देखा नहीं कितने करोड़ थे? मशीनें थक गई, मशीनें गर्म हो गई, मशीनें खराब हो गई नोट गिनते गिनते। विजय जी, उस मामले में भी अभी तक बड़ा नोटों को ले जाने उस मामले में भी अभी तक ईडी कुछ नहीं दे पाई है सामने सर, वो मामला भी अभी लटकता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें धीरज साहू ने अपने कुछ कागजात भी ईडी के सामने पेश कर दिए हैं और वो मामला तब से ठंडा पड़ा हुआ है, कोई कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। वो प्रोसेस होता है शीतल जी, वो प्रोसेस होता है, उस पे ना हम कुछ टिप्पणी करेंगे ना आपको करने कहेंगे। ये कोर्ट का मामला है, संविधान का मामला है, वो होगी सारी चीजें। पहले नैतिक रूप से ये तो स्वीकार करे कि इनके नेता के पास नोटों का पहाड़ रखा था और जनता भूखे मर रही है। जनता ब्लॉक और अंचल और थाना में जार जार होकर के भ्रष्टाचार की गंगा में बेचारा रो रहा है, एक काम नहीं हो रहा है। चलिए मैं जवाब देता हूं। के नाम पर इन्होंने घरों को तोड़वा दिया। मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचे हुए हैं। भारी बरसात में आखिरी एक मिनट आपको और 1 मिनट वीना जी को। माफी चाहूंगा विजय जी, समय थोड़ा कम है और कल फिर से बुलाएंगे आपको डिबेट में। कैलाश जी से जवाब लेता हूँ। थैंक यू। कैलाश जी से जवाब लेता हूँ। कैलाश जी आप सुन पा रहे हैं? कैलाश जी का संपर्क भी टूट चुका, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। वीना जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा 10 सेकंड में। 10 सेकंड में वीना जी। कुछ भी कर ले, अब ये निकम्मी सरकार 5 साल जो निकम्मापन दिखाई है, ये निकम्मी सरकार बदलने का समय है और जनता जाग चुकी है। ये सरकार जरूर बदलेगी और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि झारखंड में राहत लौट आएगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंदर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कैलाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज ललकार के इस खास शो में हमारे साथ झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा करने के लिए, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर झारखंड का किंग कौन होगा, कौन आने वाले समय में झारखंड में नया राजा बनेगा। लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर ट्रेंड इसी तरह से बरकरार रहेगा, ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प है। ललकार में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।